नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ख्याति प्राप्त कथाकार डॉक्टर आरती लोकेश जी की कहानी आधी माँ अधूरा कर्ज। तो आइए सुनते हैं कहानी। आज सुबह अपनी हवेली से निकल छोटी माँ की हवेली में आई तो गहमा गहमी मची हुई थी। दोनों हवेलियों के मध्य दालान वाला एक नाटा सा दरवाजा ही पार करना था, जिसे पार करते ही आज नज़ारा कुछ बदला हुआ मिला। बरामदे की अच्छी तरह धुलाई पुछाई की गई थी। बाहर गार्डन और बरामदे की छोटी सी बगिया के कुछ मृत प्राय मुरझाए पौधों की जगह मौसमी फूलों वाले नए पौधों को दी गई थी। अनार, अमरूद, नीम, गुलमोहर के सूखे पत्तों को बटोरकर दोनों हवेलियों के मध्य किनारे पर बने कंपोस्ट पिट के हवाले कर दिया गया था, जो मैंने ही बनवाया था। बॉटनी की प्राध्यापिका होने के नाते मैं पर्यावरण को लेकर सजग रहती थी। बगिया में नई बहार सी खिलाई थी। माली सेम की सूखी बेल को बांस की खरपच्चियों के जाल से उतारने पर तुला था। वे अकड़े हुए मुड़े तुड़े तने अपना स्थान छोड़ने को तैयार न थे। मैंने देखा कि अंगूर की नाजुक बेल सेम की सूखी सख्त टहनियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ रही थी, अतः मैंने उसे सेम की बेल को उखाड़ने से रोक दिया। खीरा, ककड़ी, तुरई और टिंडे की बिखरी व उलझी बेलों को करीने से स्थान स्थान पर बांधकर सुंदर रूप दे दिया। अंदर की रौनक भी चमक रही थी। हवेली के कोने कोने में सजी हुई हर वस्तु को झाड़ पोंछकर पुनः व्यवस्थित किया गया था। बैठक सुगंधी से महक रही थी। रुद्रा, यह वही बखूर बर्नर है ना, जो रिधवान दुबई से लाया था? मैंने बैठक में प्रवेश करते हुए छोटे भाई से पूछा। अरबी ऊद भी दुबई की है जीजी, जो बर्नर में सुलग रही है। रिधवान तो अब दुबई का ही हो गया है। रुद्रा के पहले वाक्य से दूसरे तक के सफर में चहकता स्वर निष्प्राण हो गया था। अरे कोई ये मनी प्लांट के पीले पत्ते भी तोड़ दो, छोटी माँ की आवाज उभरी। वे हमेशा की तरह वहीं बैठी हुई थी, उसी विशेष कुर्सी पर। शशि, मुझे पेशाब को तो ले चल जरा। मुझे देखते ही वे बुड़बुड़ाईं। अपनी रिटायरमेंट के बाद से मैं छोटी माँ के आसपास बनी रहती थी। उनके अनकहे शब्द उनकी आंखों में झांकना शुरू करते तो मैं हरकत में आ जाती थी। मैं समझ जाती थी कि उनके ब्लैडर की क्या स्थिति है। मैं कॉलेज की प्रिंसिपल रिटायर हुई थी। युवा छात्र छात्राओं की आंखों से ही उनकी सभी करतूतें पढ़ लिया करती थी, अच्छी भी और बुरी भी। यही पढ़ाई छोटी माँ को संभालने में मेरे काम आ रही थी। मैं लपक कर उनके पास पहुंच गई। अरे मेरी बांह तोड़ देगी री शशि, वे कहती रह गईं और मैं मत चूके चौहान का अनुसरण करती हुई उनकी बांह पकड़कर उन्हें खींचती हुई दौड़ी। मधुमेह की रोगी, 77 की काया, छोटा कद, दुर्बल तन, मैं उन्हें गोदी उठा के भी ले जा सकती थी। उनसे दुगनी कद काठी थी मेरी। वे परावलंबी न महसूस करें, उनके मानसिक संतुलन के लिए लाभप्रद है। आज घर में मची उथल पुथल के चलते संभवतः उनके इशारे पर ध्यान देने से मैं चूक गई थी। उनके ये बोल सीधा खतरे के निशान से ऊपर बहती धारा के ही संकेत थे। बाथरूम से लौटकर छोटी माँ को उनकी कुर्सी पर बिठाते हुए मैंने कुशल दायित्व निर्वहन की एक लंबी सांस छोड़ी। जिस कुर्सी पर पिताजी बैठा करते थे वह उनके जाने के बाद से खाली रहती थी। छोटी माँ उस पर किसी को न बैठने देती थी। उसी कुर्सी पर रुद्रा की पत्नी भवानी आज सुनहरे किनारे वाली चंपई रंग की धोती रख गई थी। मैं छोटी माँ को धोती में लपेटने लगी। शशि जीजी, आज छोटी माँ को डायपर पहना देना। रुद्र प्रताप की पत्नी भवानी का निर्देश आया। मैं उनकी धोती के पल्लू को करीने से जमाने में लगी थी। रुद्र प्रताप मुझसे 10 साल छोटा था। छोटी माँ उसे बड़ा कहकर बुलाया करती थी। जा बड़े को बुला ला, बड़ा यह काम कर देगा, बड़े से पूछ लो, आदि आदि। और छोटा पुकारा जाने वाला भानु प्रताप मुझसे 15 साल छोटा था। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का एक प्रोजेक्ट करने
वह सिंगापुर की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए गया था। उसे कंपनी भा गई, और बड़ी बात यह कि कंपनी को वह भा गया तो वह वहीं बस गया। अपनी मलेशियन पत्नी और 2 बेटों के साथ उसने अपनी दुनिया वहीं बना ली है। सबकी अपनी अपनी छोटी सी दुनिया है। दुनिया अब छोटी भी तो हो गई है। पिछले साल छोटी माँ बीमार हुई तो वह थाईलैंड के दौरे पर था। वहीं से फ्लाइट लेकर अगले ही दिन आ पहुंचा। छोटी माँ की बुझी आंखों की चमक उसे देखकर लौट आई थी। शायद उनके मन में जीने की साथ छोटे को देखकर ही जागी थी। उसके दोनों बेटों की अपने हाथों से शादी करने का मोह उन्हें ऊर्जास्वित बनाए हुए था। ये दोनों पोते अभी स्कूल ही में थे। जीजी, डायपर निकाल लाता हूँ पैकेट में से। मीडियम साइज का ही आएगा ना इन्हें? रुद्रा जैसे जल्दी से जल्दी छोटी माँ को डायपर पहनवा देना चाहता था। अब इनका क्या साइज रुद्रा? आने को तो स्मॉल भी फिट आ जाएगा। मैं उनके पैरों में चप्पल पहनाते हुए बोली। बात फिटिंग की नहीं है जीजी, लीकेज की है। रुद्रा ने ऐसे नाक भौं सिकोड़ी जैसे कि लीकेज हो चुकी हो और वह दुर्गंध से मरा जा रहा हो। पिछले साल की बीमारी के बाद छोटी माँ बहुत झटक गई थी। उनके डायपर का ही आकार घटकर लार्ज से मीडियम नहीं हुआ था। उनके रौबीले अस्तित्व का आकार भी सिमट गया था। उनके दिन भर बड़बड़ाने पर कई पहरे लग चुके थे। मुझे रिटायर हुए 5 साल हुए थे। कॉलेज की 2 साल की एक्सटेंशन की मनुहार को मैंने अस्वीकार कर दिया था। रुद्रा और भवानी मेरी रिटायरमेंट से अपनी आसानी की आस लगाए हुए थे। छोटी माँ जब किसी की भी नहीं सुनती तब मेरी बात चुपचाप मान लेती थी। तब ऐसे लगता था कि वे कोई छोटी बच्ची हैं, छोटी माँ नहीं। या यूं कहूँ कि मैं जानती हूँ उन्हें कैसे किसी बात के लिए मनाना है। फिर भी उन्हें डायपर पहनाना तो एक युद्ध लड़ने जैसा ही था। वे पैरों की सेना को इतना अकड़ा लेती कि उन्हें डायपर के बीच से निकाल ले जाना किले में सेंध लगाने के बराबर ही होता। छोटी माँ, डायपर पहन लोगी? उनकी अनुमति नहीं, आवश्यकता पर मेरा बल अधिक था। डायपर उन्हें दुश्मन दिखाई देता था। जोर जबरदस्ती से पहन लेती तो मौका देख बाथरूम में उतार फेंक आती। अरे इतनी सी थी तू शशि, इतनी सी, जब तुझे मेरी गोद में डाला। तेरा नाम बड़ी माँ ने रखा था। मैं सूर्यबाला और तू शशिबाला। तू कोख में कब पड़ी पता नहीं चला, पर गोद पड़ी का खूब याद है मुझे। फिर तो एक के बाद एक कई बच्चे गिरे। कच्ची उम्र थी ना, तब इतने साल बाद बड़ा पैदा हुआ। छोटी माँ की अतीत की कैसेट एक बार चल पड़ती तो पूरी टेप खत्म होने पर ही रुकती थी। घर के बच्चे बच्चे को बच्चा गिरना, कोख पड़ना जैसे शब्दों का गूढ़ अर्थ पता हो गया था। अब तो शर्म भी आती थी इस किस्से को सुनकर। कभी अगर यह कोख पुराण किशोर होते मेरे पोते पोतियों के सामने खुल जाता तो मैं उन्हें पढ़ने भेज दिया करती थी। हाँ छोटी माँ, मुझे पता है कि मैं कब पैदा हुई, रुद्रा कब हुआ और भानु कब। हम सबको सब मालूम है। तुम डायपर पहनोगी? पहनाऊं डायपर? पहन लोगी आज? मैंने स्वर थोड़ा ऊंचा कर युद्ध से पहले साम दाम दंड भेद के हथियार चलाने चाहे। अरे चिल्ला क्यों रही है? मैं कोई बहरी थोड़ा ही हूं, कहकर छोटी माँ ने नाराजगी से मुंह परे फेर लिया। शशि जी, कामाख्या प्रसाद आ रहे हैं अरिहंत के रिश्ते की बात करने। कहीं कोई तमाशा न हो जाए आज। ये मानेंगी भी नहीं, दूसरे कमरे में बैठेंगी भी नहीं। आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटी माँ को आप अपनी हवेली में ले जाती। रुद्रा की परेशानी पेशानी पर छलक रही थी। पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे, बड़ा रुतबा था उनका। भानु के जन्म के बाद से ही वे बीमार रहने लगे थे। साल भर में चल बसे। 58 के पिताजी के गुजरते ही 28 की छोटी माँ विधवा हो गई। पिताजी अपनी सारी जायदाद छोटी माँ और मेरे नाम आधी आधी कर गए थे। नानी, जिन्हें हम सब बड़ी माँ कहते थे, उनका हाथ मेरे हाथ में देकर उन्होंने मुझसे उनका ख्याल रखने का वचन भरवाया था।
बड़ी माँ एकमात्र वस्तु थी जो पिताजी को दहेज में मिली थी। हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई उनकी छोड़ी हुई जमीन जायदाद के कारण सुगमता से हुई। एक दूसरे के साथ सटी हुई दो बड़ी हवेलियां, एक छोटी माँ के नाम और एक मेरे नाम कर दी गई। मैं 10वीं में पढ़ने वाली अपने मालिकाना हक से अनजान थी। ऐसे अनूठे बंटवारे पर न छोटी माँ ने आपत्ति की, न बड़े होने पर रुद्रा भानु ने ही संपत्ति का दावा ठोका। वे चाहते तो अपना बराबर का हिस्सा मांगते और कोर्ट कचहरी में मामला घसीटते। शायद मैं ऐसी नौबत आने से पहले ही कलह से बच हवेली उनके सुपुर्द कर देती। मैंने इन पर ममता लुटाई तो इन्होंने भी हमेशा जीजी कहकर सम्मान दिया, ममता का मान रखा। कागजों पर बंटवारा दरों दीवारों पर हावी नहीं हुआ। मैं रुद्रा और भानु का ध्यान रखती और छोटी माँ बड़ी माँ का। मैं बस उनके पास बैठकर बंगाल के अकाल की भीषण कहानी सुना करती थी। 12वीं पास करते ही मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ने चली गई। वापस कोणेश्वर नगर प्रधानाध्यापिका बनकर ही आई तो छोटी माँ ने मेरे नाम की हवेली की साफ सफाई करवा रहने के साधन जुटाए। कोचिंग कक्षाएं लेने से मेरे पास बहुत से छात्रों व प्रोफेसरों का आना जाना लगा रहता था। फिर भी अपना कर्तव्य समझ मैंने बड़ी माँ को अपनी हवेली में रखना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे कहती कि बेटी के घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मैं हंसती कि ये पाप तो आप छोटी माँ के घर में भी कर रही हैं। वे कहती कि सूर्या तो मेरे पिछले जन्म की माँ है। बात हंसी हंसी में टल जाती। छोटी माँ उनकी सेवा जी जान से करती रही। मैं अपने परिवार, कॉलेज की नौकरी और कोचिंग सेंटर पर ध्यान केंद्रित किए रही। बड़ी माँ को गुजरे 10 साल हो गए हैं। उनके जाने के बाद से ही छोटी माँ बीमार रहने लगी, जबकि उनके सामने तक खूब भली चंगी थी। वे तब से ही सफ़ेद धोती पहनने लगी हैं, जो बड़ी माँ ने उन्हें नहीं पहनने दी थी। विधवा छोटी माँ सदा रंगीन कपड़ों में रहती। बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, पाजेब, बिछुए आदि सब पहने रहीं। केवल सिंदूर ही उन्हें त्यागने दिया था। लो जीजी, पहनाओ छोटी माँ को डायपर। रुद्रा की आवाज़ से जैसे मेरी तंद्रा टूटी। रुद्रा डायपर लिए सिर पर खड़ा था। मैं उन्हें और डायपर को लेकर बाथरूम की ओर चल दी। इतनी सी थी तू जब बड़ी माँ ने तुझे मेरी गोद में डाला कि तुझे मैंने जन्म दिया है। बता शशि, आज कैसी तो हालत हो गई है कि बेटी से गूं मूत करवाना पड़ रहा है। छोटी माँ की आंखों की कोर गीली हो उठी थी। तुम किसी सेविका को टिकने भी तो नहीं देती हो। वह दाई माँ विमला तो खूब अच्छी सेवा टहल करती थी तुम्हारी, पर तुम्हें वह भी रास न आती थी। उसे भी तुमने गाली दे देकर भगा दिया। वह लड़की सरिता तो तुम्हारी पसंद से ही रखी थी, तुमने उसे भी दुत्कार दिया। मैं अपनी शिकायतों का पिटारा खोल बैठी। सच में छोटी माँ की सेवा की नियत होते हुए भी 24 घंटे उनकी परछाई बने रहना बहुत असुविधाजनक तो था ही। जरा मेरी आंख लगती तो वे खुद ही धोती उठाकर चल पड़ती और कहीं न कहीं ठोकर खाकर गिर पड़ती और ठोड़ी, नाक, बांह घुटने पर नील उभर आते। एक आया को अगर वे सह लें तो मेरा जीवन भी कुछ आसान हो जाए। मेरा कोचिंग सेंटर भी मेरे दोनों बेटे और बहुएं निभा रहे हैं। बॉटनी की क्लास लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है और इतने में ही कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। रात को सराय की तरह सोने भर जाती हूँ अपनी हवेली में, वह भी छोटी माँ को सुलाने के बाद। कभी कभी तो छोटी माँ बड़बड़ाती ही रहती हैं और सारी रात आंखों में काट देती हैं। उन्हें देख अपने आने वाले समय से डर लगता है। फिर मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है। छोटी माँ जो इतनी विनम्र, ममतामयी और दरिया दिल मानी जाती रही हैं, मेरी रिटायरमेंट के बाद से बिल्कुल अड़ियल टट्टू बन गई हैं। न रुद्रा के हाथ से कौर लेती हैं और न भवानी के हाथ से धोती, न किसी नौकरानी को नहलाने देती हैं। जब तक मैं उनकी हवेली में ना आ जाऊं, वे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। हर एक परिचारिका में कुछ न कुछ नुक्स निकाल देती हैं। घर के नौकर चाकर भी उनके पास जाने से कतराते हैं
और मेरा मुंह ताकते रहते हैं। अब निकाल तो नहीं दोगी इसे? मैंने छोटी माँ से हामी भरवानी चाहिए कि वे मेहमानों के घर में बने रहने तक डायपर ना निकालें। किसे? कोई नई आया पकड़ ली है? छोटी माँ बाथरूम के दरवाजे से बाहर झांकने लगी। मेरी मजाल है कि कोई आया रख छोड़ूं तुम्हें? ये डायपर का पूछ रही हूं। मैंने डायपर की इलास्टिक खींचकर हल्के हाथ से छोड़ते हुए उनके बदन पर उसका एहसास करवाना चाहा। भाड़ में जाए डायपर वाइपर, कहती हुई वे चौखट पकड़ बाहर चलने को उद्यत हुई। बड़ी माँ को क्या डायपर पहनाते थे तुम लोग? 86 की गई हैं वे, 86 की, समझी शशि? छोटी माँ क्या बताना चाह रही थी कि वे 86 की भी पेशाब आदि को संभाल सकती हैं, या कि वे बड़ी माँ को बिना डायपर के संभाल सकी थी, या फिर कुछ और ही? मैं मूड समझ न सकी थी। उनको बहका हुआ मानकर मैंने जिरह नहीं की थी। बड़ी माँ की उम्र तो छोटी माँ को खूब याद थी। अपनी उम्र के हिसाब में वे गड़बड़ा जाती थीं। कभी खुद को 60 का बताती, कभी 70, कभी 65। मैं उनकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती। रुद्रा हंसता कि 65 की तो तुम भी हो जीजी, माँ बेटी साथ साथ पैदा हुई थी क्या? हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। मैं मन में सोचती कि एक माँ का जन्म तो सच में अपनी औलाद के साथ ही होता है। उससे पहले तो वह एक गुड़िया होती है, बस, औरों के हाथ की कठपुतली। छोटी माँ, मैं कुछ आगे बोलती कि छोटी माँ की टेप चालू हो गई। अरे इतनी सी थी तू जब तू मेरी गोद में डाली गई। नीम बेहोशी की तो उम्र थी मेरी, और मैं माँ बन गई थी। कोई डायपर फाइपर नहीं होते थे तब। खूब पोतड़े बदल बदल कर पाली है मैंने तू। हर बात के साथ यह कथा चिपक ही आती थी। छोटी माँ सुनो। हम पुनः कमरे में दाखिल हो चुके थे। उन्हें सलीके से बिठाते हुए मैंने कहा, मेहमान आ रहे हैं आज अरिहंत के रिश्ते के लिए। तुम बड़बड़ चालू मत हो जाना। अपना टेप रिकॉर्डर तनिक बंद रखना। मेहमानों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, छोटी माँ को सिखाने का जिम्मा मेरा ही था, जैसे उन्होंने मुझे सब सिखाया होगा जब वे मेरी माँ बनी। उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि टेप रिकॉर्डर हम किसे कहते हैं। कौन आ रहा है बड़े? वह कामाख्या प्रसाद, छोरी स्वरांगी का बापू। छोटी माँ ने प्रत्युत्तर के लिए रुद्रा की आंखों में झांका। मैं हैरान थी कि एक बार बताया गया नाम छोटी माँ को तोते की तरह रट गया था। आज तो वे पूरी तरह जागरूक लग रही हैं, दिमाग की खिड़कियां खोलकर। रुद्रा उदास और आतंकित हो उठा। नाखुश तो वह पहले ही से था कि अरिहंत ने शादी के नाम पर उसकी नाक में दम कर छोड़ा था। पहले तो वह शादी को राजी ही न होता था। वह पीएचडी पूरी किए बिना विवाह की जिम्मेदारी उठाने को तैयार न होता था। 4-5 साल लगातार समझाते बुझाते रहने पर भी जब वह नहीं माना तो उससे छोटे रिधवान के सिर पर सेहरा बांध दिया गया। रिधवान के दुबई में बसने से घर में फिर बुढ़ापा छा गया। रुद्रा ने, भवानी ने, छोटी माँ और यहाँ तक कि मैंने भी अरिहंत की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस बार उसने खुद लड़की पसंद की थी। लड़की तलाकशुदा थी। बस यही परेशानी रुद्रा को खाए जा रही थी। उसके अविवाहित बेटे की बहू एक तलाकशुदा। सारी कुंवारी कन्याएं समाप्त हो गई हैं क्या? किसी से भी कर लेता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की न सही, बिहारिन, बंगालिन, गुजरातन, मराठिन कोई भी ले आता। ईसाई, मुसलमानी, नाइन, धोबिन, कहारिन कोई कर लेता। कुंवारी तो करता। ब्याहता ही मिली इसे, तलाकशुदा। पर पुत्र की हट के आगे लाचार पिता को झुकना पड़ रहा था। उसके सिर पर सेहरा देखने का मोह कांटों की राह ले जाता था। अरे शशि, ये मनी प्लांट के पीले पत्ते नहीं हटवाएगी क्या? कब से कह रही हूं, शुभ घड़ी में विघ्न पड़ता है। छोटी माँ की याद दिलाते ही मैंने आया को पीले पत्ते छांट कंपोस्ट पिट को समर्पित करने का संकेत किया। ऐसे खाद बनाना मैंने ही माली को सिखाया था। काश शुभ विचारों में अड़चन डालने वाली सोच को भी उखाड़कर उर्वरक बनाया जा सकता। हाँ छोटी माँ, वही स्वरांगी,
वह जैसे भर आए गले में थूक सटकता हुआ बोला, बुला ला भीतर। द्वारे मोटर रुकी है उनकी। छोटी माँ के कहने पर हम सबकी निगाहें फाटक के बाहर गईं तो देखा सचमुच वे लोग आ चुके थे। अरिहंत को भी बैठक में आने की आवाज लगाई थी, पर वह न दिखा। नौकर दौड़कर मेहमानों को अंदर लिवा लाए। कुल 3 मेहमान थे। रुद्रा ने स्वागत में हाथ जोड़े। बुझे मन को हथेलियों में दुबकाने का उपक्रम हुआ। एक कामाख्या प्रसाद स्वयं, एक उनका भाई और तीसरा व्यक्ति उनका जीजा या साला रहा होगा। चाय पानी हुआ। रुद्रा ने मेरा परिचय कराया। तीनों ने बारी बारी से छोटी माँ के पैर छुए तो वे गदगद हो गईं और सब हिदायत भूल गईं। ये शशि देख रहे हो ना, ये इतनी सी थी जब मेरी गोद में आई, मरते मरते बची। छोटी माँ का टेप चालू ही हुआ था कि मैंने उन्हें रोका। छोटी माँ, मैंने आवाज में तनिक रोष भरकर कहा और आंखें तरेरी। हालांकि आज टेप में कुछ नई धुन बज उठी थी। कुछ नए बोल जाने कैसे सुनाई आ रहे थे। आज ये कोई दूसरी टेप लगी थी छोटी माँ के कंठ में, या अपनी बात सुनी जाने के लिए वे उसमें नए मसाले का बघार लगा रही थी। एक नया प्रश्न मेरे मस्तिष्क को मथने लगा। छोटी माँ? कामाख्या प्रसाद ने दोहराया और उत्तर की आशा में रुद्रा और मेरी ओर देखा। उन्हें यह संबोधन अटपटा सा लगा। दरअसल 10 वर्ष पूर्व तक मेरी नानी जीवित थी। माँ उन्हें बड़ी माँ कहती थी। उन्हीं की देखा देखी हम सब भी अपनी नानी को बड़ी माँ कहते थे और माँ को छोटी माँ। रुद्रा ने लपक कर जवाब दिया। कहीं कामाख्या जी अपने ही मन की उलझन में बुने किसी अन्य निष्कर्ष पर न पहुंच जाएं। तुरंत शंका का निवारण आवश्यक था। अरे वाह, बड़ा खुशकिस्मत है अरिहंत तो, कि उसे अपनी दादी और परनानी का भी प्यार मिला है। और आपके पिताजी? खुशी जाहिर करते करते वे एक बार फिर खोजी निगाहों से तलाश करने लगे। पुत्री का पिता धीरे धीरे एक जासूस में तब्दील हो चुका होता है, और एक बार दूध से जला हुआ पिता तो छाछ की पूरी छानबीन करता है और फिर फूंक मारकर पीता है। जी, पिताजी तो बहुत पहले ही चले गए थे। अब की बार स्पष्टीकरण मैंने दिया था। मैं 28 की थी, बड़ा 5-6 बरस का। छोटा तो इतना सा था। बड़ी माँ भी कोई 47 की रही होंगी जब शशि के पिता ने दम तोड़ा। छोटी माँ ने झट से उम्रों का बही खाता खोल के रख दिया। जाने क्यों ना बताया कि पिता के प्राण त्यागते समय मैं कितने की थी। क्या इसमें छोटी माँ की कोई सूझबूझ है, लापरवाही है, या बस ऐसे ही? पिताजी को हैजा हो गया था। उस उम्र में उनका शरीर कमजोरी झेल नहीं पाया। वे 50 से ऊपर के थे। हमारी माँ और पिताजी के उम्र में काफी अंतर था। रुद्रा ने नजरें झुकाए जवाब दिया। पिताजी माँ से 30 साल बड़े थे। इस बेमेल विवाह पर उसे शर्मिंदगी होती थी। मेहमानों की आंखें और अचरज से फैल गईं। मैंने बात संभालनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। हमारी नानी जो थी वे बंगाल की थीं। बंगाल में अकाल के समय हमारे नाना जी और कई बड़ी मौसियाँ मारी गईं, यानी छोटी माँ की 3 बड़ी बहनें। बड़ी माँ ने छोटी माँ के साथ किसी तरह दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। यहाँ पिताजी 2 पत्नियों को एक एक कर खो चुके थे। संयोग से पिताजी के घर में उन्हें पनाह और सम्मान मिला। उनकी महानता सिद्ध कर मेरा स्वर गर्वीला हो चला था। ओह, तब तो आपके पिताजी को बड़ी माँ से विवाह कर लेना चाहिए था। कामाख्या प्रसाद ऐसे यकायक बोल उठे जैसे सारी दलीलें सुन चुकने के पश्चात किसी केस का फैसला सुना रहे हों। बड़ी माँ से कैसे करते? वह तो विधवा थी। रुद्रा तपाक से बोला और सब सन्न रह गए। सबके मुंह पर ताले जड़ गए। कुछ देर सब जड़वत बैठे रहे। कामाख्या प्रसाद जी का साहस ही न हुआ कि वे रिश्ते की बात कर सकें। मेरे मन में भी स्वरांगी को लेकर 1000 प्रश्न अनसुलझे ही रह गए। जी, अब आज्ञा दीजिए। कामाख्या प्रसाद हिम्मत करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ते हुए बोले। इस क्षण ऐसा वातावरण बन गया था कि आगे कुछ कहना सुनना बेमानी हो गया था। तीनों मेहमान सिर झुकाए निकल गए।
उनके चले जाने के बाद भी हवेली में सांप सूंघने जैसा माहौल बना रहा। कामाख्या प्रसाद का वाक्य हमें अंदर तक छील गया था। बड़ी माँ मुझे बताया करती थी कि बंगाल में वे अपने पति की दूसरी दुल्हन बनकर गई थी। पहली पत्नी की 4 बेटियां थीं, किंतु बेटा नहीं होता था। बड़ी माँ भी 10 साल में बेटा न दे पाई थी। उन पर बांझ होने का ठप्पा लग गया था। पूरा गांव अकाल की चपेट में आ गया। जब घर में केवल ये 2 प्राणी ही जीवित बचे तो वे अपनी जान बचाने को वहां से निकल भागी, किंतु सौतेली बेटी को वहां छोड़ते मन न माना और उसे भी साथ ले आईं। फ्रॉक पहने 11 साल की बच्ची की बजाय 31 साल की युवती एक सक्षम पुरुष को ज्यादा मोहित करेगी। बहुत संभव है कि पिताजी युवा स्त्री से विवाह के इच्छुक हों, किंतु परिजनों ने विधवा की बेटी से विवाह करवाकर आश्रयदाता का धर्म निभाने दिया हो। 41 वर्षीय पिताजी विवाह के कुछ माह बाद ही कोणेश्वर की हवेलियां बंद कर श्यामली रहने चले गए, जहां मैं पैदा हुई थी। जमी जमाई जमींदारी छोड़कर श्यामली में 4 साल बिताने कोई क्यों जाएगा भला? क्या 12 बरस की बच्ची भी मां बन सकती है? हर पिता पहले एक पुरुष होता है। प्रथम दृष्टि का प्रेम अनानुबंध बिना गठबंधन जब निर्बाध बहा होगा तो परिणति मेरी उत्पत्ति में हुई होगी। दुनिया की नजरों में वे विधवा थीं, तो सधवा बस उनकी नादान बेटी ही थी। उसका शरीर भले ही मां बनने के उपयुक्त नहीं था, किंतु ओहदा मां बनने के अधिकार से युक्त था। जी कड़ा कर कदाचित अपनी संतान को अपनी सौतेली बेटी की गोद में उसकी बताकर डाला होगा। युवा हुई छोटी मां ने जब पत्नी धर्म निभाया तो भाइयों का जन्म हुआ। मेरे और रुद्र प्रताप की आयु में इतना अंतर भी है। इस नाते से मैं छोटी माँ की सौतेली बहन हुई और रुद्रा की मौसी, या फिर पिता के रिश्ते से देखो तो छोटी माँ की सौतेली बेटी और रुद्रा की सौतेली बहन। अपने प्रेम और परिवार दोनों को चुपचाप निभा गए वे, संपत्ति के बंटवारे में भी और उत्तरदायित्व के बंटवारे में भी। तो क्या मैं छोटी माँ के स्नेह की नहीं, घृणा की अधिकारिणी हूं? मैं उनकी बेटी ही नहीं हूं? तभी तो बड़ा और छोटा ये ही दोनों हैं उनके, वरना मेरे होते बड़ा बड़ा कैसे हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम तो वो मुझसे ही सबसे अधिक करती हैं। मैं उनकी आधी बेटी हूं और वे मेरी पूरी माँ। अपने वात्सल्य से मुझे सींचती छोटी माँ। अपनी सौतेली माँ की बेटी और अपनी सौतेली बेटी से प्रेम क्या कर सकता है कोई? क्या इतनी महान है छोटी माँ? या यह सब मेरी मनगढ़ंत कहानियां हैं? कहीं कुछ सच्चाई भी है इसमें? बड़ी माँ तो बांझ थी, बांझ। उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। बाहर गिलहरियों की आवाजाही की आहट हुई, उनमें छीना झपटी शुरू हुई तो ध्यान बाहर गया। सुबह अंगूर की जो बेल सेम की सूखी पतली डंडी पर चढ़ने को आतुर थी, अब तक उसने सूखी बेल पर अपना पूरा अधिकार जमाकर उसकी शुष्कता को छिपा लिया था और उसे अपने हरे रंग का कंबल देकर रंग दिया था। गिलहरियां उसी पर फुदक रही थीं। छोटी माँ, यह मरते मरते बचने वाली बात कब की है? मैंने सहसा प्रश्न कर डाला। चुप्पी तोड़ने वाली मैं ही थी। मेरे मन की ऊहापोह में यह एक पहेली धड़कन को रोकने पर अड़ी थी। सुन बड़े, मैं कह देती हूँ, तू लिख के रख ले। उस छोरी स्वरांगी का कोई बालक भी होगा जो तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। छोटी माँ ने ताल ठोंक के कहा और ठसके से सिर हिलाया। यह छोटी माँ किस आधार पर कह रही हैं? ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई, ना ही कामाख्या प्रसाद के मुंह से कुछ ऐसा निकला। मैंने और रुद्रा ने एक दूसरे को चौंक कर देखा कि यह खुलासा कब हुआ। ऐसा नहीं हो सकता छोटी माँ, वे लोग हमसे छुपा लेंगे क्या इतनी बड़ी बात? रुद्रा जैसे फट पड़ा था क्षुब्धता से। पहले ही आघात कम था उसके हृदय को कि एक और संशय का घात आ खड़ा हुआ। तू मत मान, पर गांठ बांध के रख ले। गलत साबित हो तो फिर कहियो। अरिहंत से पूछ देख, उसे सब पता होगा। छोटी माँ के दिमाग की ताकत और याददाश्त
आज 10 साल पहले जैसी हो उठी थी। शायद उम्र संबंधी परेशानियों को पीछे धकेलकर अपने पोते की शादी की लालसा ने दिमाग की शक्ति बढ़ा दी थी। हम नहीं करेंगे ऐसे झूठों के घर में रिश्ता। फिर तुम हाँ कर दोगी छोटी माँ ऐसी लड़की को? तुम हाँ करती हो जीजी? रुद्रा ने रौद्र मुख मुद्रा से मुझे देखा। हाँ बड़े, मैं करती हूँ हाँ। कलेजा चाहिए कलेजा, पराई जाई को अपनाने के लिए, छोटी माँ बोली। छोटी माँ? मैं भी आश्चर्य से लगभग चीख पड़ी। यह अनजानी स्वरांगी से हमदर्दी थी। आजकल तो छोटी माँ नीम चढ़ा करेला हो चुकी हैं। अकारण यह उदारता? मन ने धीरे से अपने कपाट खोले। पिताजी द्वारा की गई अनीति को वह नीति बदलकर सुधारना चाहती हैं शायद। मुझे अपनी उथली सोच पर ग्लानि सी हो आई। रुद्रा, बात कुंवारी और ब्याहता की नहीं है, तलाकशुदा की भी नहीं है। बात है प्रेम की। जो जिससे प्रेम करता है उसे वैसा ही स्वीकारने का दम रखना चाहिए। हमें इन दोनों की खुशी का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। दिमाग की जगह दिल से निष्पक्ष काम लिया था मैंने। अवचेतन में अपनी कल्पना के घोड़े भी जगकर हिनहिना रहे थे। हाँ है, उसकी एक बेटी भी है 1 साल की। तभी अरिहंत का स्वर सुनाई दिया। वह कब घर में घुसा और कब से सारा वार्तालाप सुन रहा था, किसी को पता न चला। हम कुछ सोच पाते इससे पहले ही यह धमाका भी हो ही गया। मैंने स्वरांगी को वचन दिया है कि मैं शादी उसी से करूंगा। उसकी बेटी को कानूनन गोद लूंगा। ये रिश्ते के चोचले और पत्री दिखाने का नाटक बंद कीजिए आप लोग। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अर्जी लगाने का फैसला किया है। उसने 2 टूक सुना दिया। फिर वह छोटी माँ के गले लगते हुए उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। छोटी माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। वह उठने लगा तो एक झुर्रीदार हाथ ने उसे पुनः उस कुर्सी पर बिठा दिया। उस कुर्सी की पिताजी से बेहतर एक आदर्श पुरुष की तलाश अब पूरी हो गई थी। सुन शशि, तू इतनी सी थी, मरते मरते बची थी। बची थी बड़ी माँ के दूध से। मैं तो बच्ची सी थी। मेरे शरीर में तो जान नहीं थी, ऊपर से अकाल का मारा बदन। बड़ी माँ का कर्ज है, उन्होंने तुझे दूध पिलाया। वे अरिहंत का हाथ पकड़े पकड़े ही बोली। आज छोटी माँ की घिसी पिटी टेप वाकई में बदली गई थी। मैं हतप्रभ रह गई। मुझे अपनी कल्पनात्मक कहानी का आधार स्तंभ मिल गया था। बड़ी माँ तो बांझ थी, दूध कैसे उतरता फिर? उनके दिमाग के बहकने का अंदेशा अभी खत्म न हुआ था। हालांकि पिछली कुछ घटनाएं चीख चीख कर उसके दुरुस्त होने की गवाही दे रही थी। अरे शशि, ये कहाँ सुन लिया तूने? उनके गर्भ ठहरते ही गिर जाता था। 6 बच्चे गिरे उनके। दूध तो कच्चे गर्भ में भी उतर आता है। छोटी माँ का स्वर दृढ़ हो गया। आंखें चमक उठी। जैसे किसी रहस्योद्घाटन के समय मनुष्य पलकें नहीं झपकाता, आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वे भी कर रही थी। बड़ी माँ ने खुद। मैंने अरिहंत की तरफ देखा। स्वर लड़खड़ा गए। रुद्रा भी आंखें फाड़े खड़ा था। अरे पगली, एक ऐप सारे ऐप ढक लेता है। चल अब मुझे पेशाब घर ले चल। वे ऐसे बोली कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरी दुनिया सिरे से उलट चुकी थी। मेरा परिचय ही पलट चुका था। मेरा सिर चकरा रहा था। तुमने डायपर पहन रखा है छोटी माँ। स्वयं को किसी तरह संयत कर मैं चलने को उद्यत हुई तो याद आया, आंख मूंदकर जानबूझकर गंदगी कर दूं क्या? ना समझ थी तब और बात थी। वे कहाँ से कहाँ बात बोल रही थी। अरे लेके चल मुझे, तेरा पिंड थोड़े ही छोड़ूंगी मैं। मुझे झिझोड़ते हुए वे बोली, क्या सोच रही है कि छोटी माँ मरे तो पीछा छूटे? तेरी बड़ी माँ की सेवा की है मैंने 40 साल। उन्होंने मुझ बेसहारा पर ममता का जो कर्ज चढ़ाया उतार दिया मैंने। उन्होंने लापरवाही से हाथ नचाया। मैं आवाक खड़ी रह गई। एक हाथ से छोटी माँ को थामे मैं रुद्रा के गले से लिपट गई। रुद्रा ने अरिहंत की बांह पकड़ उसे भी कलेजे से चिपटा लिया। तू इतनी सी थी जब बड़ी माँ ने तुझे मेरी गोद में डाला।
बड़ी माँ तो बांझ थी ना, उनकी जिह्वा पर फिर पुरानी टेप चल पड़ी थी जैसे। हाँ माँ, मैं इतनी सी, तेरी वही इतनी सी बेटी हूँ। तेरी ममता का कर्ज मैं इतना सा ही उतार पाऊंगी। तू वसूलना मुझसे हर जन्म में अधूरा कर्ज। मेरी आंखों से आंसू झर उठे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।